गुड इवनिंग अथर एंड गुड इवनिंग ऑल। कुछ पढ़ के आए हो? क्वेश्चन सॉल्व करने हमें। कुछ पढ़ा भी है कि नहीं? अथर बोला मैं तो लास्ट में इसमें पढ़ता। चलो स्टार्ट करें। अभी हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है हमारा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? अरेनियस इक्वेशन। और अरेनियस इक्वेशन में हमने कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट कांस्टेंट इज आल्सो इंक्रीजेस। रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन था, उसमें भी एक एक्सेप्शन था कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट में डिक्रीज भी हो सकता है। आपने कहा कि यस, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ये तो हमने पढ़ लिया। बट कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है कि जहां पे टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रेट में डिक्रीज हो सकता है। रेट क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है। जैसे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, घर में हम दूध उबाल के रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि वहां पे अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो रुक जाती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है? क्या बोला था मैंने अथर? हाँ, मैंने बोला था करके आने के लिए, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन, मतलब पढ़ के आने के लिए बोला था। बट तू तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ के आता है ना? चलो, तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन उसका एक्सेप्शन रहेगा, याद रखना, लिख लो। एक्सेप्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन देयरफॉर रेट डिक्रीजेस। ये भी एक एक्सेप्शन है, याद रखना। नहीं तो बोलोगे कि मैम ऐसा तो कुछ बताया था नहीं आपने, आपने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेट इंक्रीज होता है, हमने वही मान लिया। नहीं, हर चीज में एक्सेप्शन है, हर चीज में एक्सेप्शन जरूर होता है। अभी हम आज स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। अभी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, on the basis of mechanism we have two type of reaction. On the basis of mechanism we have two types of reaction. We have two type of reaction. कितने टाइप्स की रिएक्शन है हमारे पास? दो टाइप्स की रिएक्शन होती है on the basis of mechanism. पहले जो रिएक्शन रहेगी सिंपल रिएक्शन. First reaction is a simple reaction. Simple reaction is also called as elementary reaction. इसी को आप बोलते हो elementary reaction. Simple reaction is also called as elementary reaction. And this is also single step reaction. इसी को आप बोलते हो single step reaction. क्या क्या नाम कहा मैंने इसके? देखो, simple reaction बोलो, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलो, या इसी को बोलो आप सिंगल स्टेप रिएक्शन। उसी को क्या बोलोगे? सिंगल स्टेप रिएक्शन। और जो सेकेंड रिएक्शन होती है दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो सेकेंड रिएक्शन होती है उसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो मल्टी स्टेप होती है। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगी कैसी रहेगी? मल्टी स्टेप रिएक्शन रहेगी, मतलब एक से ज्यादा उसमें स्टेप इन्वॉल्व हो गए। नोट कर लो, दो टाइप की रिएक्शन। सिंगल, सिंपल, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री स्टेप भी बोलते हो। अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि सिंपल रिएक्शन क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे।
तो पहला हेडिंग डालो सिंपल और सिंगल स्टेप रिएक्शन. फर्स्ट सिंपल रिएक्शन. फर्स्ट इज सिंपल रिएक्शन. सिंपल रिएक्शन मतलब क्या है कि जिसमें एक ही स्टेप हो रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है. मतलब यहां पे रिएक्टेंट से डायरेक्टली क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है. रिएक्टेंट से डायरेक्टली क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट. देयर इज अ नो इंटरमीडिएट. यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता. देयर इज नो इंटरमीडिएट. कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन में. मतलब अगर मैं यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम निकालू तो यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है. मैंने कहा था यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट. ये किस में आ जाता है, प्रोडक्ट में. तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, यहां तक जो एनर्जी होगी, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्टिवेशन एनर्जी. इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और ये कौन सी स्टेट है, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट. बताया था मैंने. तो यहाँ पे रिएक्टेंट डायरेक्टली वन स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता. अगर मैं रिएक्शन लिखूं A2 प्लस B2 इट गिव्स 2AB. क्या लिखा मैंने, A2 प्लस B2 इट गिव्स 2AB. तो यहाँ पे कोई भी, अगर मुझे रेट लॉ लिखना है, अगर मुझे यहाँ पे रेट लॉ लिखना है, और रेट लॉ के लिए मैंने इक्वेशन लिया है A गिव्स प्रोडक्ट. रेट लॉ किसके लिए लिखना है मुझे, ये वाली रिएक्शन के, A गिव्स प्रोडक्ट. तो यहां पे आपको पता है कि कैसे लिखोगे रेट लॉ. रेट इज इक्वल टू के A रेज टू द पावर कितना होगा, 1 होगा. मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है. मॉलिक्यूलरिटी समझ में आता है, क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आपको दिखाई दे रही है, 1 है. अगर मैं यहाँ पे रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ में ऑर्डर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. जरूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूलरिटी हो वही रेट लॉ हो, जरूरी नहीं है. मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, एक हो गए जरूरी नहीं. तो यहाँ पे जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो 1 रहेगा और मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, 1 होगी. अभी यहाँ पे अलग भी हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अलग हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी. बस मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों सेम होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों सेम होता है. अभी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन ग्रेटर देन 3 से ज्यादा तो नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे इफेक्टिव कोलिजन होता नहीं, हमने पढ़ चुके हैं. तो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन. क्या याद रखोगे, इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है. जितनी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जितनी मॉलिक्यूलरिटी है उतना ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी होता है. जितनी मॉलिक्यूलरिटी है उतनी ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है. चलो अभी दूसरा एग्जांपल देखो, इसी का एग्जांपल दे रही हूं. अगर मैंने रिएक्शन लिखी इस तरह से 2A इट गिव्स प्रोडक्ट, और इसके लिए जो रेट लॉ है आपके पास, इसके लिए जो रेट लॉ है R इज इक्वल टू के A रेज टू द पावर कितना आ रहा है, 2. अभी मुझे बताओ रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 होगी. 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी. रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे A के रिस्पेक्ट में 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया. मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑर्डर है वही मॉलिक्यूलरिटी भी होती है, जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. बट सम एक्सेप्शन आर देयर जो कि हमें अभी नहीं पढ़ना है. क्लियर है. यहाँ पे सिंपल रिएक्शन कैसे पहचानोगे, अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हुई तो सिंपल रिएक्शन नहीं, 3 से हमें कितनी चाहिए, कम चाहिए, तो दैट इज अ मॉलिक्यूलरिटी. सेकेंड नेक्स्ट रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है, एक स्टेप है वो बताऊंगी, बस वो याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है complex reaction. Second types of reaction is complex
reaction. Yes. Less than 3, नितिन, less than 3. अभी यहां पे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टीस्टेप रिएक्शन. Such a reaction occurs in a several step. Such a reaction occurs in several step. एक से ज्यादा स्टेप में होगी मल्टी स्टेप रिएक्शन. अभी यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड. इसमें क्या हो रहा है, हमने सिंपल स्टेप में मॉलिक्युलरिटी दिखाई थी, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड. लिख लेना, मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड. इसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते. मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन बी डिफाइंड. हाँ, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है और उसमें 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप है, तो ईच सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप सिंपल रिएक्शन. तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन बी डिफाइंड या कैन बी डिटरमाइंड, बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड. हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते. अभी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरऑल रेट. मैं क्या बात कर रही हूँ, ओवरऑल रेट. अगर मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, कैसे निकालोगे? ओवरऑल रेट इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा? ओवरऑल रेट इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है. जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसी है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है. अभी वहां पे मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो कुछ रिएक्शन फास्ट होगी, कुछ रिएक्शन स्लो होगी. कुछ रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी. कुछ रिएक्शन कैसी होगी? स्लो होगी. तो जो स्लो स्टेप रिएक्शन है, जो आपका स्लो स्टेप रिएक्शन रहेगा, स्लोवेस्ट स्टेप, वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा. अभी मुझे बताओ, रिएक्शन फास्ट जा रही है, क्या उस स्टेप में आप रिएक्शन के रेट को मेजर कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. रिएक्शन अपने आप जा रही है, फास्ट जा रही है, तो रिएक्शन का रेट हम मेजर नहीं कर सकते. तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है कोई भी रिएक्शन में, वही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और उसी के लिए आप रेट लॉ लिखते हो, या उसी से आप मॉलिक्युलरिटी या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो. तो ओवरऑल रेट इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप of complex reaction. Abhi fourth, there will be intermediate. अभी इंटरमीडिएट क्या होता है मैंने बताया था. तो there will be intermediate in complex reaction. In complex reaction मतलब रिएक्शन में, सिंपल रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है. एंड इंटरमीडिएट, एंड जो इंटरमीडिएट है should not appear in rate law. जब भी हम रेट लॉ लिखेंगे, मैंने ये शायद सेंटेंस बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन में, कि इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन अ रेट लॉ, या इंटरमीडिएट नेवर इंक्लूडेड इन द रेट लॉ. इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शन में बनता है, रिएक्शन में ही कंज्यूम होता है, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं. और इंटरमीडिएट कभी भी रिएक्शन में अपीयर नहीं करेगा. अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो कैसे दिखेंगे. यहाँ पे ये होगा आपका एनर्जी, ठीक है. यहाँ पे होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट. यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट है. ग्राफ किस तरह से आएगा? ये पहली स्टेप होगी, ये सेकेंड स्टेप होगी, ये थर्ड स्टेप होगी. मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब यहाँ पे जाके कहीं पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. कैसे गया? मल्टी स्टेप में गया. यहाँ पे जो स्टेप 1 होगा, ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा.
यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा, यहाँ पे ये होगा ट्रांजिशन स्टेट 2 और यहाँ पे होगा ट्रांजिशन स्टेट 3, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये वाला, ये यहाँ पे जो आएगा दिस इज अ इंटरमीडिएट, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हमेशा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। यहाँ पे ये है, ये आपका इंटरमीडिएट रहेगा, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देखो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन में जा रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, तो वहां पे क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। अभी आपको दिखता हूं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने कि ट्रांजिशन स्टेट है और दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट है। और इसमें से कोई एक रिएक्शन ऐसी जाएगी कि जो आराम से जाएगी, स्लो स्टेप में जाएगी, और वही स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी रहेगी हमारी, सॉरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगी। वही हमारी जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या रहेगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसको मैंने ए कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हमें रिएक्टेंट से कहां पे जाना है, प्रोडक्ट में जाना है। रिएक्टेंट से कहां जाना है, हमारा एम क्या, प्रोडक्ट में। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। पहले रिएक्शन से कहां पे जाएंगे, पहले रिएक्शन से गया होगा ए की तरफ, रिएक्शन से कहा गया, ए की तरफ गया, ए से कहां पे गया, ए से गया बी की तरफ। देखो रिएक्टेंट से ए से कहा जा रहा है, बी जा रहा है यहाँ पे, फिर बी से कहां पे जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तीनों को ऐड करो, रिएक्शन एक ही स्टेप कौन सा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, लेकिन ये मल्टीपल स्टेप में जा रहा है। पहले रिएक्टेंट से ए से बी से प्रोडक्ट। अभी ए क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, बी क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट से कहां पे जाएगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है रिएक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक फैक्टर रहेगा, पहले ऊपर वाला लिख लो फिर मैं बताती हूँ। चलो लिख लिया है, समझ में आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो रही है, आदर्श समझ में आ रहा है, अभिजीत, चल ठीक है, ये ऊपर वाला रब कर देती हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे, अभी ये नहीं कि थोड़ा कर मैं बड़ा कर देती हूँ, मतलब आपको इजीली समझ में आएगा, ये कर थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इस कर को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है, छोटा कर दिया। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक्टिवेशन एनर्जी की। आपको एक्टिवेशन एनर्जी सबको पता है, रिएक्टेंट टू एक पीक पे ट्रांजिशन स्टेट के लिए। अभी यहाँ पे आप स्टेप 2 देखो, यहाँ पे आप स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में कहा हो रहा है, ए से कहा जा रहा है, बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है। अभी यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, यही वाला रहेगा ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसा है, यहाँ पे मिनिमम है। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिनिमम है तो ये फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही है, थोड़ी सी एनर्जी ले लेगा और जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट पे चला जाएगा। तो ये कौन सी स्टेप होगी, दिस इज अ फास्टेस्ट स्टेप। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्या कहा मैंने, स्टेप ए से बी जाना है, तो यहाँ पे ए से बी जाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम है, बहुत कम लग रही है ना, थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेगा, बी में चला जाएगा, तो रिएक्शन कैसे होगा, फास्ट होगा। लेकिन अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे स्टेप 1 की बात करूं, रिएक्टेंट से कहा जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, देखो ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी, ये यहाँ तक, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कैसी है, मैक्सिमम है। जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ही स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो होगा, तो दिस इज अ स्लोवेस्ट स्टेप। एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा भाई, एनर्जी लेगा, धीरे 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 ऊपर बढ़ता जाएगा। और जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप,
वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी को आप बोलते हो RDS, इसी को आप बोलते हो RDS। और जो भी रेट लॉ लिखोगे, आप जब भी रेट लॉ लिखोगे, किसका रेट लॉ लिखोगे? स्लोवेस्ट स्टेप का रेट लॉ लिखोगे। जब भी आप लोग रेट लॉ लिखोगे, किसका रेट लॉ लिखोगे? स्लोवेस्ट स्टेप का ही रेट लॉ लिखोगे। फास्ट स्टेप का रेट लॉ लिखना नहीं है। पूरा पढ़ा रही हूं इसी के लिए कि अगर आपको अलग अलग स्टेप दी गई है और आपको कहा है कि राइट डाउन द रेट लॉ फॉर द गिवन इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन दिए, तो आप किसके लिए रेट लॉ लिखोगे? जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी के लिए रेट लॉ लिखोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट टू A जा रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट, और यहाँ पे 1 है तो इसका 1 आ जाएगा। किसके लिए रेट लॉ लिखा मैंने? स्लोवेस्ट स्टेप के लिए। क्लियर हुआ है? RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया है? राइट। क्वेश्चन, find the order, find the order and write rate law for 2A plus 3B, it gives A to B3, A to B3। इसका मैं मैकेनिज्म लिख के दे सकती हूँ आपको। मैकेनिज्म आपको लिखने की जरूरत नहीं। A प्लस B, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1, it gives AB, it gives AB, and that is a slow step। AB plus B, it gives K2, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है AB2, and this is a fast step। उसके बाद AB2 प्लस A प्लस B, ऐसे कुछ रिएक्शन दिए, K3 है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है A2B3, and this is also fast step, this is also fast step। Write down a rate law। क्या? नो मैम, अभिजीत नहीं समझ में आया? Write down rate law and order। चलो क्या सोच रहे हो? अभी तो आंसर दे भी दिया होता, कोई होता तो। क्या हुआ? जोएल गुड। ऑर्डर बता जोएल। गुड अथर्व। जोएल ऑर्डर कैसे बनाएगा? प्रतीक ऑर्डर बता। गुड जोएल। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी? स्लो स्टेप। इसीलिए तो मैंने पूरा बताया कि जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और उसी के लिए हम क्या लिखते हैं? रेट लॉ लिखते हैं। गुड अथर्व। गुड नितिन, वेरी गुड। उसी के लिए क्या लिखेंगे? रेट लॉ लिखेंगे। कौन सी स्टेप है ये? R इज इक्वल टू K,
a रेस टू द पावर 1 है, b रेस टू द पावर 1 है, यहाँ पे k1 चाहिए, ठीक है। ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर कितना हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया। चलो एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन करते हैं। यस यस, मैकेनिज्म दिया जाएगा या नंबर ऑफ स्टेप्स आपको दिए जाएंगे, आपको दिया जाएगा कि स्लो कौन सा है, फास्ट कौन सा है। चलो एक बार देख लो क्वेश्चन। क्या क्या पढ़े हमने, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके किए थे हमने, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अर्हेनियस इक्वेशन। चलो प्रिपेयर्ड हो, क्वेश्चन करें। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे ये है 2009 का जेई क्वेश्चन, पैटर्न नंबर 1। द हाफ लाइफ पीरियड, सबसे आंसर चाहिए मुझे, द हाफ लाइफ पीरियड of a first order chemical reaction, of a first order chemical reaction is 6.93 minute, 6.93 minute. The time required for the completion of 99% of the chemical reaction will be, और यहां पे दी है वैल्यू log 2 is equal to 0.3010। नंबर ए 46.06 मिनट, ऑप्शन बी 460.6 मिनट, ऑप्शन सी 230.3 मिनट, एंड ऑप्शन डी 23.03 मिनट। ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, देना तो नहीं चाहिए था जेई वालों ने, बट ठीक है, ये बोर्ड्स में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे, बहुत इजी है। और आप देखोगे कि जेई और नीट में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी जाती है, जेई और नीट में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी जाती है, तो उससे कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है। चलो बोलो जल्दी से।
ट्राई करना है, सिर्फ बैठ के कुछ नहीं होगा आज। मैंने पहले ही कहा था कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। गुड। गुड प्रीति। नितिन सही है। चलो जल्दी जल्दी करो, बहुत इजी तो क्वेश्चन था ये। किसी को नहीं आ रहा है वो भी मुझे बताना है। गुड नेहा। किसी को नहीं आ रहा है वो भी मुझे बताना है कि नहीं आ रहा है। जरूर नहीं हो, छोड़ना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है बट हो सकता है। आदर्श, संकेत गलत हो रहा है। आदर्श आंसर आया। साहिल गलत हो रहा है। शुभम गलत हो रहा है। संकेत सही है। गुड अथर्व। गुड साहिल। साक्षी, शर्वरी, आलोक। तेरा नहीं आ रहा है साक्षी, कोई बात नहीं। क्या फॉर्मूला क्या यूज किया साक्षी बोलो। यहाँ पे पहले हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन दी है, मतलब K इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर 0.693 बाय टी हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना ऐसा दिया है 0.693, ठीक है, और टी हाफ कितना दिया है 6.93, 6.93 दिया है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.1। आंसर कितना है 0.1। किसमें आएगा, मिनट इनवर्स में, ठीक है। आदित्य गलत हो रहा है, तो 0.1 आ गया। अभी इक्वेशन ये लो, T इज इक्वल टू क्या पूछा है, द टाइम ही पूछा है 2.303 बाय के log टू द बेस 10। यहाँ पे ए नॉट बाय कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.303, के कितना है 0.1 आया है, log टू द बेस 10। ए नॉट कितना है 100%। ए नॉट कितना होता है हमेशा 100% होता है। 80 कितना रहेगा, 100 में से 99 चला गया तो 1%, तो ये तो 1 हो जाएगा, सही है ना। देख यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर कर दो तो ये 23 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 03, ठीक है, ये ऊपर चला गया। log टू द बेस 10, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 10 raised to the power 2, तो ये हो जाएगा 23.03 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू आपको पता है, log 2 की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे 23 मतलब 46.06, सही आ गया ऑप्शन ए। अब है सी नहीं है, आदित्य सी नहीं है। क्लियर हुआ है अभी। log 2 की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें, दिया था बट log 2 का कोई इतना अच्छा खासा फायदा नहीं है हमें, आंसर वैसे ही आ रहा है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए भाई। Second question. The time for half life period
of a certain reaction, A gives product is 1 hour. When the initial concentration of the reactant, of the reactant A is 2.0 mole per liter. How much time does it take for its concentration to come from 0.50 to 0.25 mole per liter. If it is, ये important है, if it is a zero order reaction, 1 hour, सेकेंड दिया है 4 hour, थर्ड 0.5 hour एंड फोर्थ दिया हुआ है 0.29 hour. अच्छे से पढ़ो और देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आ भी गया आंसर. गुड प्रतीक. ऐसी स्पीड होनी चाहिए मुझे. चलो गुड प्रीति. चलो जल्दी जल्दी आगे. चलो सोनाली गुड. और बाकी किसी का नहीं है आंसर. इतना यार, बाकी किसी का आंसर नहीं. जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी है. टी हाफ लाइफ पीरियड 1 hour दिया हुआ है. तो क्या चाहिए आपको? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 दिया हुआ है. The time for half-life period of a certain reaction is 1 hour. और क्या ही चाहिए आपको, मुझे बताओ. और तब भी नहीं आ रहा. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. नीति आंसर नहीं है. अभिजीत, अभय,
चलो यार, इतना इजी भी नहीं कर पाओगे तो ऐसे नहीं करना। अभी क्या था इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? हाफ लाइफ पीरियड क्या था यहाँ पे? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k था। हाफ लाइफ पीरियड क्या था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। अभी यहाँ पे टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड, तो टाइम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं k लेके आऊं तो ए नॉट हो जाएगा और ये 2t हो जाएगा। ए नॉट कितना दिया है? व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 2, तो ए नॉट 2 है, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। और कितना टाइम दिया है? 1 आवर, तो 2/2 1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 किस में दिया है? k में दिया है, तो ये किस में आएगा यहाँ पे? 1 मोल पर आवर, मोलार पर आवर इसमें आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है हाउ मच टाइम t। क्या इक्वेशन था? ए नॉट माइनस ए टी बाय के। यही तो पढ़ा है हमने, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए नॉट माइनस ए टी बाय के। ए नॉट कितना दिया है? 0.5 से। ए टी कितना दिया है? 0.25। और यहाँ पे के कितना दिया है? 1 दिया है, 0.5 माइनस 0.25, आंसर तो वही आ रहा है 0.29। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके यार, पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते करो। ऐसे छोड़ ही दोगे ना कि हमें नहीं आ रहा है, कुछ तो आंसर आया ही होगा आप लोगों का, ऐसे नहीं हो सकता। और ये इजी है, बोर्ड्स पे भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ वो 0. अरे चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.29 है, 0.25 ऑप्शन में जो है ना वो लिखो, उसके नियरेस्ट देखो हमेशा ऑप्शन में, वो कितना भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड, कंसीडर द रिएक्शन। ये सब जेई नीट के क्वेश्चन है। कंसीडर द रिएक्शन प्रीवियस ईयर्स के जो भी है। Cl2 aqueous state plus H2S aqueous state, it gives sulfur plus 2H plus 2Cl minus. The rate equation for this reaction is rate is equal to K, Cl2 दिया हुआ है, यहां पे है H2S। Which of these mechanism are consistent with this rate equation? One, Cl2 plus H2S, it gives H plus Cl minus Cl plus HS minus, slow state. Cl plus HS minus, it gives H plus Cl minus, और यहां पे दिया है S and this is a fast state. Second, H2S, it gives H plus and H minus, ये है फास्ट इक्विलिब्रियम, Cl2
HS minus, it gives 2Cl minus plus H plus, और यहां पे दिया है S और ये स्लो स्टेट। आपको बताना है नंबर 1 ऑप्शन 1 ओनली, क्वेश्चन समझ में आया सबको? 2 है, 2 ओनली, ऑप्शन 3 both 1 and 2, both 1 and 2, and option 4 neither 1 nor 2। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा है, बट ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया। चलो हो गया है, सही से करना इक्वेशन। नितिन गलत हो रहा है, प्रीति सही है। अथर्व गलत है, शुभम गलत है। शुभम गलत है, इसीलिए मैं बोल रही कि रिएक्शन देखो। ये हो जाएगा यहाँ पे Cl2H2S, गुड सोनाली, प्रतीक सही है। रिएक्शन लिखिए फास्ट इक्विलिब्रियम और इसके बाद लिखा है स्लो। कौन सी रिएक्शन लिखी है? Cl2H2S। रिएक्शन लिखो बाय यूजिंग फर्स्ट मैकेनिज्म, बाय यूजिंग सेकंड मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन देखनी है? स्लो स्टेप देखनी है। H प्लस S माइनस H2S हो जाएगा। और किसी को प्रॉब्लम है? ऑप्शन है 1 ओनली, फर्स्ट ओनली, नॉट सेकेंड रिएक्शन। पहली ही रिएक्शन होगी, सेकेंड रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है वहां पे। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यस साइड, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आप इक्विलिब्रियम में लिखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। कि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाना पसंद करती है। तो जिस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है उस रिएक्शन को हम स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं मानते हैं। जिस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है उस रिएक्शन को हम स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं मानते हैं। क्लियर हुआ है? किसी को डाउट है? ऑप्शन ए ओनली, ए तो आपको दिखाई दे ही रहा था। चलो एक जेई का और क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन क्या रहेगा? ए, इक्विलिब्रियम है तो नहीं होगा, सिर्फ बी ए रहेगा। यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखो आप तो समझ में आएगा आपको। रेट लो अलग अलग लिखो। जब भी इक्विलिब्रियम होता है कॉमन आयन इफेक्ट आता है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो। फॉर द फोर्थ नंबर, for the non-stoichiometric reaction, for the non-stoichiometric reaction, ये क्वेश्चन है 2016 जेई का। 2a plus b, 2a plus b, it gives c plus d, it gives c plus d. The following kinetic data, the following kinetic data were obtained in 3 separate experiments, in 3
separate experiments, and all are at 298 Kelvin. पहला दिया हुआ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया है? ए का. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है बी का, और यहां पे दिया है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब वही रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, वही होगा रेट ऑफ रिएक्शन. कितना दिया है? शायद हमने ये किया था क्या, पता नहीं. 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, मुझे लग रहा है 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.1 मोलर. 1.2 into 10 raised to the power minus 3, 1.2 into 10 raised to the power minus 3, 2.4 into 10 raised to the power minus 3. Option 1. Option 1. dC by dt is equal to K, A यहां पे B का स्क्वायर. ऑप्शन सेकेंड, dC by dt is equal to K, concentration of A. Option C, yeah, third, dC by dt is equal to K, यहां पे A, और ये होगा अभी B. ऑप्शन फोर्थ, dC by dt is equal to K, A raised to the power 2, और यहां पे हो जाएगा B. कर भी लिया क्या? कर भी लिया. ये दिया था क्या मैंने प्रतीक? गुड, सही है. वही मेथड अप्लाई की जो मैंने बताई थी, शॉर्टकट वाली ना. गुड शुभम, वेरी गुड. गुड प्रीति. चलो बाकी लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दो. बाकी लोगों को भी आंसर जल्दी जल्दी देना है, इतने आराम से नहीं. साक्षी कैसे? गलत हो रहा है. नेहा सही है, गुड. साक्षी गलत हो रहा है. चलो हो गया है, गुड. साहिल सही है. अभिजीत गलत हो रहा है. अभिजीत गलत हो रहा है. मैंने कोई शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी, वो अप्लाई करो. 0.1 0.1 एक कांस्टेंट है. यहाँ पे देखो B 0.1 से 0.1 जा रहा है, तो ये 12 से कितना जा रहा है? 2.4 जा रहा है. मतलब अगर मैंने इसको बढ़ाया 1 से 2 किया तो ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. इसके बाद उसको कांस्टेंट करो, तो यहाँ पे मैं 1 से 2 जा रही, तो ये भी इतना ही जा रहा है, मतलब A का ही आएगा. B तो इंडिपेंडेंट है. B इंडिपेंडेंट है. वेरी गुड नितिन. B कैसा है? इंडिपेंडेंट है. ये देखो ना, 0.1 कांस्टेंट रखा. ठीक है. यहाँ पे 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, तो 1.2 से 1.2 जा रहा है, तो B पे डिपेंड नहीं करेगा. B के रिस्पेक्ट में 0. इसके देखो, इसको दोनों को कांस्टेंट किया, 0.1 0.1, 1 से 2 जा रहा है, तो ये 12 से 24 जा रहा है, तो ये इसको डबल किया तो ये भी डबल हो रहा है, मतलब 1 की इसमें,
तो ए के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ऑप्शन 2 आ गया। सिंपल था। ये क्वेश्चन हमने किया था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए, शायद ये क्वेश्चन हमने किया था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, 5th नंबर। Write down 5th. Two reactions R1 and R2 have identical pre-exponential factors, activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole. If K1 and K2 are rate constant for reactions R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 by K1 is equal to option 1 8, option 2 12, 6, 4. इक्वेशन क्या यूज करना है पता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोथ आर सेम। गुड प्रीति, वेरी गुड। By using which equation? Arrhenius equation. Good Pratik, very good. बाकी लोग क्या सोच रहे हो भाई? ऑप्शन दे दिए, सिंपल है क्वेश्चन। अभी 10 किलो जूल 8.314 जूल में लोगे तो 10 किलो जूल को कन्वर्ट कर देना। गुड संकेत। आकांक्षा, अभिजीत, अभय, साक्षी, आलोक, नेहा, आंसर करो जल्दी जल्दी। क्या सोच रहे हो इतना? ए ई रेस्ट टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, K2 का लिखो, K2 बाय K1 करना है हमें, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। ई रेस्ट टू द पावर उसको भी डिवाइड कर दोगे तो गुड संकेत। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है? ओके साहिल, चल सॉल्व करते हैं। क्या इक्वेशन है साहिल? K इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू द पावर माइनस ई बाय आर टी। क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ अलग अलग टेम्परेचर के लिए, अलग अलग इसके लिए? K इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू द पावर माइनस ई वन आर टी, और K2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ए
E माइनस EA2 बाय RT हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको करना है ln K1 K2, ठीक है, ln के फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगी ln K2 बाय K1। ये फैक्टर तो सेम है, उसने कहा पूरे एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है, RT तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पे। एक्टिवेशन एनर्जी दी है तो ln K2 बाय K1 करूंगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा EA1 माइनस EA2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा RT, कॉमन निकाल लूंगी इसको RT। पहले आप लोग K2 बाय K1 कर लो, K2 बाय K1, A1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ K2 बाय K1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AA कैंसिल होगा, e रेस्ट टू द पावर माइनस EA बाय EA1 RT माइनस यहाँ पे EA2 RT, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ EA1 माइनस EA2 बाय क्या हो जाएगा RT हो जाएगा, सही है। इसको मैं ln के फॉर्म में लेके आऊंगी, तो यहाँ पे E निकल जाएगा EA1 बाय 8, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। इसने कहा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड दैट R2 बाय 10 किलो जूल। 10 किलो जूल मतलब 1000 हो जाएगा यहाँ पे जूल में, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और कितना दिया है 300 केल्विन, तो इसका आंसर निकाल लोगे तो इसका आंसर आता है 4। ओके अभिजीत, क्लियर हुआ है? ओके तो चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके चलो बाय एवरीवन, बाय बाय। पढ़ाई करो लेकिन यार छोड़ना नहीं है, इतना आगे हम भाग रहे हैं, ऐसे नहीं कि पीछे छोड़ने के लिए, पढ़ना है हमें। चलो बाय एवरीवन, बाय।